Hello student, how are you? I am fine. Also I hope all are you fine. पिछले वीडियोस में हम क्लासिफिकेशन की चर्चाएं कर रहे थे और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हेमिकोडेटा के सब फाइलम में एक्रेनेटा ग्रुप के जो सब फाइलम होते हैं वहाँ ले जाकर के वीडियो को पोज किया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे थे एक ग्रुप, ये कोरडेटा हो गया आपका। कोरडेटा को स्टार्ट किया था हमने, फाइलम कोरडेटा, और इस कोरडेटा में आपने ग्रुप देखे थे और उसमें एक फर्स्ट ग्रुप चल रहा था, ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में आपने एक क्रेनेटा पढ़ा था, एक ए क्रेनिएटा पढ़ा था। और एक क्रेनेटा क्या होते हैं, कौन से मेजर इसके कैरेक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, तो यह आपने ग्रुप पढ़ा। और इस ग्रुप को लेकर के आप आगे बढ़े थे, तो यहाँ पर आपने सब फाइलम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सब फाइलम। सब फाइलम का मतलब क्या होता है? उपसंग होता है। तो ये जो सब फाइलम पढ़ा, यहां आपने कितने सब फाइलम पढ़े? एक तो आपने यहां पर हेमिकोडेटा पढ़ा था, सेकंड जो सब फाइलम था उसको आपने यूरोकोडेटा कहा था, यूरोकोरडेटा। और जो थर्ड वाला सब फाइलम पढ़ा था उसको आपने सेफेलोकोरडेटा कहा था, सेफेलोकोरडेटा। यह हमने तीन सब फाइलम देखे थे। फर्स्ट इज हेमिकोडेटा, सेकंड इज यूरोकोरडेटा एंड थर्ड इज सेफेलोकोरडेटा। अब हम क्या करते हैं, हेमिकोरडेटा को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हेमिकोरडेटा के बारे में चर्चा करूंगा। तो हेमिकोरडेटा के बारे में चर्चा करें तो देखिए आप, पहली बात तो यह है कि सबसे जो लोवेस्ट हैं, लोअर कोऑर्डिनेट्स की जो श्रेणी में आते हैं, वो कौन से एनिमल आते हैं? यही आते हैं, लोअर कोऑर्डिनेट्स एनिमल आर क्लासिफाइड इन सब फाइलम हेमिकोरडेटा विच डील्स द फाइलम ऑफ कोरडेटा। तो हेमिकोरडेटा जो है, इसमें आप उन सभी कोऑर्डिनेट प्राणियों को रखोगे जो सबसे निम्न स्तर के होते हैं, सबसे सरलतम इनकी प्रकृति होती है, तो उनको आप रख सकते हैं। ये रहते कहाँ है? सबसे पहले बात आती है कि साहब ये रहेंगे कहाँ पर, इनकी हैबिटेट कैसी है, हैबिटेट आवास, रहने की आदत, ये कहाँ पर है? हैबिटेट तो बताइए। तो हैबिटेट जो मोस्टली होते हैं, मैंने सब नहीं लिखा है, मोस्टली लिखा है। मोस्टली का मतलब अधिकांश प्राणी ऐसे हैं जो मेराइन इनहैबिटेट होते हैं, अर्थात ये सब समुद्री नेचर में रहने वाले प्राणी हैं। तो जो समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणी हैं वो हेमिकोरडेटा के अंदर सारे क्लासिफाइज तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हेमिकोरडेटा के प्राणी मोस्टली कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। समुद्र के अलावा कुछ प्राणी, मैंने मोस्टली लिखा है, कुछ प्राणी जो है होल्स में रहेंगे। होल्स, बोरो, आप जानते हैं हॉल्स या बोरो, यानी जो पाइपनुमा संरचनाएं होती है, बिलकारी जंतु, स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, बिलू में रह सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः कहां रहते हैं? ये अधिकांशतः रहते हैं कहां पर? समुद्र में रहते हैं। अब हम इसका अगला बिंदु देखते हैं कि साहब इनकी बॉडी, इनका जो शरीर है उसके हालचाल बताइए। जिस तरह से हमारे में हाथ है, पांव है, धड़ है, लेग है, ये सिर है, बोलने के लिए माउथ है, बॉडी को कहां से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या इन लोअर कोऑर्डिनेट्स जो हेमिकोरडेटा है, इसके एनिमल्स के बॉडी को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो यही हम देखने वाले हैं कि इनकी जो है बॉडी किस किस में डिवाइड होती है। तो देखिए इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्रोबोसिस, सेकंड वाला जो है कोलर, और थर्ड वाली जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्रंक।
मैंने 3 पार्ट में बॉडी को बताया। हेमिकोर्डेट्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो है 3 पार्ट से मेडअप होती है। फर्स्ट पार्ट इज प्रोबॉसिस, सेकंड इज कॉलर एंड थर्ड इज ट्रंक। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? सूंड बोलते हैं। भाई हाथी की सूंड देखी है आपने? गणेश जी की देखी होगी। वैसे इन जंतुओं के आगे स्नोट निकली रहती है, सूंड निकली रहती है। तो ये तो सूंड हो गया। कॉलर का मतलब कॉलर हो गया जो कि सूंड के जस्ट पीछे की ओर होगी। और ट्रंक का मतलब क्या होता है? धड़ होता है। जैसे हमारा ये धड़ है, वैसे ही इन प्राणियों का जो धड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। अब हम इसका अगला कैरेक्टर देखते हैं। इसी की बात करने वाले हैं हम, सिर्फ हेमिकोर्डेटा की। हेमिकोर्डेटा का अगला जो कैरेक्टर है उसको हम देखते हैं। कोर्डेट्स प्राणियों में जो मेन बात है वो क्या है? नोटोकोड है। अब ये नोटोकोड कहां प्रेजेंट होती है ये देखने की बात है। तो नोटोकोड हेमिकोर्डेट्स जो प्राणी हैं वो माउथ के आगे, माउथ के आगे कहां रहती है भाई? आगे, फ्रंट ऑफ माउथ। यानी ये पूरी बॉडी में नहीं फैली रहती, संपूर्ण शरीर में नहीं है, ये केवल माउथ के आगे। और कहां तक है? स्नोट तक, स्नोट तक फैली रहती है। और स्नोट किसे कहते हो? फैली रहती है, स्नोट तक फैली रहती है। और स्नोट किसे कहते हो आप? सूंड को कहते हो, जिसको मैंने क्या लिखा है यहां पर? प्रोबोसिस लिखा है। तो सूंड से लेकर के, स्नोट से लेकर के उसकी जो आगे निकली स्ट्रक्चर है सूंड की तरह की, जो स्नोट है, वहां से लेकर के उसके माउथ के ऊपरी पार्ट तक ये फैली रहती है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर ये नहीं मिलती। तो ये बात किसकी हुई? नोटोकोड की हो गई। तो बॉडी हो गई, नोटोकोड हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं सिलोम। सिलोम की बात करेंगे। सिलोम, सिलोम, सिलोम की बात करें, देह गुहा की बात करें, तो सिलोम, पहले बात तो यह है कि सिलोम होती क्या है? अरे ये एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच की जो कैविटी है और लाइंड है किसकी तरह से? किसकी ओर से? मेसोडर्म की तरफ से। मेसोडर्म से घिरा हुआ देह भित्ति और आहार नाल के बीच का जो गैप है वहां पर ये सिलोम होती है। ये जो सिलोम है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सिलोम के कितने पार्ट होते हैं? 3 भागों में ये बटी रहती है। एक तो होगी प्रो, एक होगी मीजो, एक होगी मेटा। इसको मैं कह सकता हूं अग्र, इसको मैं कह सकता हूं मध्य, और इसको मैं कह सकता हूं पश्च। तो हम ये कह सकते हैं अग्र पार्ट, मध्य पार्ट और पश्चिम पार्ट। तो मेटा, मेटा लिखा है मैंने भाई, मेटा लिखा है। मेटा का मतलब पश्चिमी होता है, पिछला होता है। यानी 3 पार्ट में डिवाइड हमने सिलोम को कर दिया है। इसके बाद में अगर हम देखें कि भाई ये जो सिलोम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं इनमें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिवहन, रक्त परिवहन को देखें तो केवल एक डोर्सल वेसल्स मिलती है इसमें, पृष्ठ रुधिर वाहिनी, और एक वेंट्रल वेसल्स मिलती है। तो एक तो हो गई पृष्ठ वाहिनी, एक तो कौन सी हो गई? पृष्ठ वाहिनी हो गई, और एक हो गई वेंट्रल वाहिनी। यानी जैसे अपनी बात करें, मान लीजिए कि अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारी बात करेंगे तो हमारा जो डोर्सल है वो ये है, पृष्ठभाग ये है। तो इधर जो ब्लड को सप्लाई करने वाली होगी वो कौन सी होगी? डोर्सल वेसल्स। और जो इधर सामने सप्लाई, ये हमारा वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। तो जो वेंट्रल की तरफ सप्लाई करने वाली है उसको हम अधर वाहिनी कहेंगे। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो डोर्सल और वेंट्रल वेसल्स के द्वारा, लेकिन इसका नंबर कितना होता है? ओनली 1 या सिंगल जिसको बोलते हैं। और इसका भी कितना होता है? 1, इसको भी सिंगल कहेंगे।
तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है अल्टीमेटली सिंपल टाइप का होता है। सिंपल का मतलब होता है बिल्कुल सरलतम, जटिल नहीं है, हमारी तरफ पूरा जाल नहीं फैला हुआ। यानी जो भी बांटने का काम करने वाले हैं और इकट्ठा करने का काम करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप देखोगे तो वो बहुत ही सिंपल प्रकार का मिलेगा। अब अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन, यहां एक और मैं टर्म लिखता हूं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हिज प्रोजेनी एंड मेंटेन हिज स्पीसीज। यानी जनन एक ऐसा प्रकार है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जाति को बना के रखता है और अपने संतानों की संख्या बढ़ाता है। वही प्रक्रम क्या कहलाता है? वही प्रक्रम नोटोकॉर्ड रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड देन फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो ये फर्टिलाइजेशन है उसका रिजल्ट क्या आएगा? जाइगोट आएगा। जाइगोट एक डिप्लॉयड यूनिट सेलुलर स्ट्रक्चर होती है और वही फिर क्या करती है? ग्रो करके जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो से क्या बनता है? अंततः संपूर्ण प्राणी बनता है। तो ये इसकी बात हुई रिप्रोडक्शन की। और रिप्रोडक्शन जो है, इसके बात करने के पश्चात हम हेमिकोर्डेटा की क्लासेस देखते हैं। हेमिकोर्डेटा की क्लासेस देखते हैं कि कितनी क्लासेज में ये डिवाइड किया गया है। क्लासेज का मतलब क्या होता है? वर्ग होते हैं ना भाई। अरे कितने वर्ग में बांटा गया है? तो इसके 2 वर्ग हैं। पहला एंटेरोपिनोस्टा। कौन सा वर्ग है? एंटेरोपिनोस्टा। और दूसरा, अरे दूसरा कौन सा होता है हेमिकोर्डेटा का? अरे दूसरा भाई टेरोब्रेंकिया होता है। टेरोब्रेंकिया क्या होता है? टेरोब्रेंकिया। ये लीजिए, एंटेरोपिनोस्टा और टेरोब्रेंकिया। जो एंटेरोपिनोस्टिक होते हैं ये बिल में रहते हैं और ये कर्मी समान होते हैं, इसीलिए इन प्राणियों को हम टमी रूपी निम्न कोर्डेट कहते हैं, आल्सो नोन एज एकर्णवर्म ये भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही शानदार, बेलेनोग्लोसस, जिसे कि टंग वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टंग वर्म। टंग का मतलब क्या होता है? जिह्वा कर्मी। टंग वर्म, जीभ कर्मी कहेंगे इनको, जीभ कर्मी। क्या कहते हैं इनको? जीभ कर्मी कहते हैं। और जो टेरोब्रेंकिया है इसकी अगर बात करें तो रैप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस, 2 मैंने नाम लिए। सेफेलोडिस्कस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सेफेलोडिस्कस और रैप्डोप्लूरा। ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं। तो इस तरह से हमने हेमिकोर्डेटा की 2 क्लासेज स्टडी की। पहली क्लास आपने एंटेरोपिनोस्टा देखी और सेकंड वाली टेरोब्रेंकिया देखी। जो एंटेरोपिनोस्टिक हैं उनको एकमवर्म या हम कहें कि टंग वर्म भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से हम एक अगली सब फाइलम को स्टडी करेंगे, यूरोकोर्डेटा। तब तक आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और देखते रहिए, अपने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते रहिए, जिससे कि क्या है कि आपकी स्टडी रुके नहीं। आपको चाहिए कि आप इनके कैरेक्टर साथ में याद रखें और साथ में इनकी क्लासेज याद रखें और कौन से फाइलम के कौन से मेजर कैरेक्टर हैं उनको भी आप ध्यान देते रहिए, जिससे कि क्या है कि आपको किसी भी फाइलम को समझने में, उसको लिखने में कोई तरह की कोई समस्या ना हो। मैंने बताया कि एंटेरोपिनिस्टिक वो प्राणी होते हैं जो बिल के अंदर रहते हैं, एककणवर्मी हैं, जीवकर्मी हैं। शरीर जो है पहले ही मैंने बांट दिया 3 भागों में, सूंड,
कॉलर और धड़ में बटा रहता है और यू आकार के बिलों में रहते हैं। ये किस प्रकार के? यू शेप जो बिल होते हैं उसके अंदर निवास करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने अब तक इसके बारे में देखा। अगला वीडियो लेकर के हम फिर से आएंगे, तब आप आगे नया वीडियो देख पाएंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और देखते रहिए। देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।